क्या कभी ध्यान दिया है कि हमारे आसपास की ये पूरी दुनिया आखिर आपस में जुड़ी कैसे हुई है? मेरा मतलब है, बिल्कुल छोटे छोटे अनदेखे एटम्स आखिर एक दूसरे का हाथ कैसे थामे रहते हैं कि सृष्टि का हर एक आकार बन सके। आज ना हम इसी रहस्य को बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इस रोमांचक टॉपिक की पूरी गहराई में जाएंगे। हम प्रैक्टिकली ये देखने वाले हैं कि एटम्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, उनके अलग अलग रिश्ते कैसे बनते हैं, और सबसे जरूरी बात, इनके आपसी कनेक्शन का बुनियादी आधार क्या होता है। आज का हमारा रोड मैप बड़ा सीधा सा है। हम शुरू करेंगे क्वेस्ट फॉर स्टेबिलिटी से, फिर हम आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स के इंटरेस्टिंग डायनामिक्स समझेंगे। उसके बाद मेटालिक बॉन्ड्स के काम करने का तरीका देखेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही बढ़िया मेमोरी टूल्स और इन बॉन्ड्स का हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर क्या असर होता है उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा, द क्वेस्ट फॉर स्टेबिलिटी, यानी यूनिवर्सल बैलेंस की तलाश। देखिए, हर केमिकल रिएक्शन का ना बस एक ही मुख्य लक्ष्य होता है, यूनिवर्सल बैलेंस पाना। और इस स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को पाने का एक गोल्डन रूल है जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब ये रूल क्या कहता है? ये बताता है कि ज्यादातर एटम्स अपने सबसे बाहरी शेल में यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। पर 8 ही क्यों? क्योंकि वो हीलियम या नियॉन जैसी नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। नोबल गैसेस असल में वो शांत और स्टेबल रोल मॉडल्स हैं जिनके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो पूरी तरह शांत होती हैं, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो बाकी सभी एलिमेंट्स बस उन्हीं की तरह अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आयोनिक बॉन्ड्स, अ लव स्टोरी। यहाँ सच में ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं। स्थिरता पाने के सफर में सबसे पहला तरीका है आयोनिक बॉन्ड्स का। आइए पीरियोडिक टेबल के दो बिल्कुल अलग एलिमेंट्स को देखते हैं। एक तरफ है सोडियम, जो काफी आक्रामक, रिएक्टिव और बहादुर है और अपना एक अकेला वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को भी देने के लिए बिल्कुल बेचैन है। और दूसरी तरफ है क्लोरीन, एकदम ड्रामेटिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव दीवा, जिसे अपना आउटर शेल पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। ये दोनों संयोग से एक बेहतरीन जोड़ी बनाते हैं। तो होता क्या है, जब सोडियम अपना वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है तो दोनों पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की वजह से एक बहुत ही मजबूत मैग्नेटिक आकर्षण पैदा होता है और इसी को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लोरीन सोडियम से कह रही हो, यू कंप्लीट माई आउटर शेल। एक ने दिया, दूसरे ने लिया और केमिस्ट्री का एक जबरदस्त कनेक्शन बन गया। लेकिन हर रिश्ते का एक टेस्ट होता है ना? जब सोडियम और क्लोरीन के इस आयोनिक बॉन्ड को पानी में डाला जाता है तो पानी इन्हें अलग करके सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन में तोड़ देता है। पर मजेदार बात यह है कि हालांकि वो अलग हो जाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में उनकी यही अलग होने की क्षमता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करती है। यानी दूर रहकर भी इनका एक बहुत अहम योगदान होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ फंडा है शेयरिंग इज केयरिंग। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स में बात पूरी तरह से ट्रांसफर की नहीं होती, बल्कि साझेदारी की होती है। यहाँ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स किसी को परमानेंटली देते नहीं हैं, बल्कि अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इसे इस तरह समझिए जैसे दो बच्चे एक ही खिलौने के साथ मिल बांट कर खेल रहे हों ताकि दोनों खुश रहें। ये बॉन्ड सिंगल या मल्टीपल दोनों हो सकते हैं, जिन्हें हम केमिस्ट्री की भाषा में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कहते हैं। और हाँ, हाइड्रोजन, जिसे स्टेबलाइज होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, वो शेयर करके अपना डुप्लेट बहुत ही आसानी से पूरा कर लेता है। इन दोनों बॉन्ड्स के फर्क को अगर हम एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझें तो आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का पूरी तरह ट्रांसफर होता है, जिसे आप किसी को एक उपहार या गिफ्ट देने जैसा मान सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, बिल्कुल एक खिलौने को साथ में शेयर करने की तरह। एक का फंडा लेने और देने पर आधारित है, जबकि दूसरे का मिलकर इस्तेमाल करने पर। है ना ये याद रखने का एकदम परफेक्ट और सिंपल तरीका। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स। इसे इलेक्ट्रॉनों का समुद्र भी कहा जाता है। धातुओं यानी मेटल्स के पास आमतौर पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी कमी होती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए मेटल के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को आज़ादी से घूमने देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम से बंधे नहीं होते, बल्कि एक मुक्त समुंदर की तरह पूरे स्ट्रक्चर में फ्रीली बहते हैं। इन पॉजिटिव आयनों और इन फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच के इसी आकर्षण को ही मेटालिक बॉन्ड कहते हैं।
इस फ्री मूवमेंट के कारण ही मेटल्स इतने लचीले यानी मैलिएबल होते हैं कि उन्हें मोड़ा जा सके, और यही इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स को बिजली के इतने बेहतरीन संचालक बनाते हैं। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, द केमिस्ट्री मेमोरी टूल बॉक्स। आइए देखते हैं कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिट कैसे रखा जाए। स्थिरता की इन अलग अलग बॉन्डिंग स्ट्रैटेजीज को हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है बार्फ मेथड। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर एनर्जी और बॉन्ड्स के रिलेशन को याद रखने के लिए काफी काम आता है। बी से ब्रेक अ बॉन्ड और ए से एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फिर आर से रिलीज एनर्जी और एफ से फॉर्म अ बॉन्ड, जिसका मतलब है कि जब नया बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा हमेशा रिलीज होती है। ये केमिस्ट्री की एक बहुत ही बेसिक पर महत्वपूर्ण बुनियाद है। एक और बहुत ही आसान शॉर्टकट है TICS मेथड। T और I यानी ट्रांसफर आयोनिक। सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तब आयोनिक बॉन्ड बनता है। दूसरी तरफ C और S यानी कोवेलेंट शेयर। जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। बस ये छोटे से शब्द याद रख लीजिए और इन दोनों मुख्य बॉन्ड्स का अंतर बिल्कुल साफ हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से की तरफ, द बॉन्ड्स दैट बिल्ड अस, यानी एक बिगर पिक्चर। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इन छोटे माइक्रोस्कोपिक बॉन्ड्स का हमारी असल दुनिया में क्या मायने हैं। देखिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो बॉन्ड होता है ना, वही किसी मटेरियल के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज तय करता है। उदाहरण के लिए नमक या टेबल सॉल्ट में आयोनिक बॉन्ड होता है, इसलिए इसके क्रिस्टल्स ठोस होते हुए भी भुरभुरे यानी ब्रिटल होते हैं। वहीं हीरा या डायमंड कोवलेंट बॉन्ड्स का नतीजा है, जो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी मजबूती से आपस में जोड़ता है कि वो दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से एक बन जाता है। और कॉपर वायर में मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, जिसके उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है और बिजली के काम में लाया जा सकता है। तो चलिए इस चर्चा को एक उत्सुकता जगाने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारी इस आश्चर्यजनक दुनिया की हर एक चीज सिर्फ एटम्स और उनके इन अनदेखे रिश्तों से आपस में जुड़ी है, तो सोचिए हमारे आसपास ऐसी और कितनी माइक्रोस्कोपिक कड़ियां होंगी जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। एटम्स का स्थिरता पाने का ये चमत्कार वाकई अनंत है। उम्मीद है इस चर्चा ने बॉन्ड्स और उनकी इस केमिस्ट्री को आप सबके लिए पूरी तरह स्पष्ट कर दिया होगा। इस दुनिया के रहस्यों को समझने की इस यात्रा में हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें।